हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो टोटल डिफरेंट टाइप के लॉज हैं, जैसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और पांचवा गेल्शक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो टोटल कितने लॉ हैं? 5 लॉ हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा गेल्शक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो हम लोग एक एक करके सारे लॉज को पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे इन्हीं 5 लॉज के ऊपर बेस्ड होते हैं। खास तौर से फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, मैंने लिखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 5 लॉज हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम लोमोनोसोफ है। इन्होंने किसके ऊपर बताया था? इन्होंने बताया था फिजिकल चेंजेज के लिए बताया था बेटा। ये फिजिकल चेंजेज के लिए ये चीज़ इन्होंने बताया था सबसे पहले, ठीक है ना। फिजिकल चेंजेज क्या होता है? जिसमें किसी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये सब सारे के सारे चेंजेज क्या कहलाते हैं बेटा? फिजिकल चेंजेज कहलाते हैं। फिर बाद में इनसे इंस्पायर्ड होकर, लोमोनोसोफ से इंस्पायर्ड होकर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इन्होंने इसी चीज़ को केमिकल चेंजेज के लिए भी अप्लाई किया था। तो ये देखेंगे लेवोजियर, इन्होंने इस चीज़ को किसके ऊपर अप्लाई किया था? केमिकल चेंजेज के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई किया था। केमिकल रिएक्शंस को ही केमिकल चेंजेज कहते हैं। तो आप देखोगे मैक्सिमम बुक्स में लेवोजियर का नाम तो है, लेकिन लोमोनोसोफ का नाम नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग खास तौर से केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और लेवोजियर का वेटेज ज़्यादा था। ही वाज मोर पॉपुलर, क्योंकि उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन लेवोजियर ने ये लॉ को कहाँ से कॉपी किया था? लोमोनोसोफ के स्टेटमेंट फिजिकल चेंजेस से कॉपी किया था। इन्होंने बोला कि जिस तरीके से किसी फिजिकल चेंजेज में लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल उसी तरीके से केमिकल चेंजेज केमिकल रिएक्शंस में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ में कहा गया है कि सब्सटेंस का टोटल मास, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, हमेशा कंजर्व रहता है। द टोटल मास ऑफ एनी काइंड ऑफ चेंजेज, दैट इज फिजिकल और केमिकल चेंजेज, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा कंजर्व रहेगा। रिएक्टेंट के मास के इक्वल प्रोडक्ट का मास होगा, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही रिएक्टेंट का मास होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेज मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व और ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये बात देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ऑल काइंड ऑफ चेंजेज, और सभी तरीके के चेंजेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से है। द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट always
रिमेन्स कंजर्व हमेशा कंजर्व रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, फिजिकल चेंजेज का एग्जांपल देने जा रहा हूं, फिजिकल चेंजेज का। तो फिजिकल चेंजेज में आप क्या देखोगे, मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है और ये वाटर किस फॉर्म में है बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, सबको मालूम है। अगर ये वाटर का मास मान लेते हैं कि मैं एक कांस्टेंट मास ले लेता हूँ, 100 ग्राम ले लेता हूँ, तो अगर इस वाटर को मैं हीट करूँ तो हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाटर वेपर क्या है बेटा, गैसेस फेज है, याद रखिएगा। तो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब ये वेपर फेज में आएगा तो वेपोराइजेशन कहेंगे। ये प्रोसेस बॉइलिंग भी कहलाएगी, बॉइलिंग की प्रोसेस होगी तभी होगा। फिर अगर इसी वाटर को मैं बहुत लो टेम्परेचर पे रखता हूँ तो ऐसी कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस क्या है, सॉलिड है। अब ये देखिए, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रीजिंग कहते हैं। ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग भी कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट होगा। इस वाटर वेपर को अगर स्केप ना होने दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो अगर 100 ग्राम वाटर है तो इससे वाटर वेपर कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, ये 100 ग्राम ही वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना वाटर है उतने ही वाटर से वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। और अगर इस वाटर वेपर को फिर से वाटर में कन्वर्ट किया जाए, अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर वेपर को कूल करके ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो 100 ग्राम वाटर वेपर से 100 ग्राम ही वाटर होगा। साथ ही साथ जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो देखा जाता है कि अगर 100 ग्राम वाटर है तो इससे आइस जो बनेगा वो भी कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा, ठीक है ना। और अगर इसी आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आइस को पिघलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मेल्टिंग। तो यानी कि आइस मेल्ट होकर जब वाटर में कन्वर्ट होगा तब भी 100 ग्राम आइस से 100 ग्राम वाटर ही बनेगा। यानी कि आपने देखा कि वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से वाटर बन रहा है। इसी तरीके से तो वाटर से आइस बन रहा है और आइस से क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है। ये सब सारे के सारे फिजिकल चेंजेज हैं। और इन सभी फिजिकल चेंजेज में आप देख रहे हो कि सब्सटेंस का मास कंजर्व है, चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने 100 ग्राम मास लिया था तो 100 ग्राम से ये भी 100 ही ग्राम था, 100 ग्राम ये 100 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ। 100 ग्राम से 100 ग्राम वाटर वेपर बना, 100 ग्राम वाटर वेपर से 100 ग्राम फिर वाटर बना। ये सारी प्रोसेस हुई। या अगर किसी मेथड से आइस को डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाए या वाटर वेपर को डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस से बेटा, ये देखिए इससे जो था डायरेक्टली ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है या वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तभी अगर 100 ग्राम वाटर वेपर है तो उससे 100 ग्राम आइस बनेगा, या 100 ग्राम आइस है तो उससे 100 ग्राम ही वाटर वेपर बनेगा। तो किसी भी प्रोसेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किया जाए, सब्सटेंस का मास हमेशा किसी भी फिजिकल चेंजेज में हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना, आए समझ में। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ केमिकल चेंजेज का। तो आइए केमिकल चेंजेज का एग्जाम्पल देखते हैं, केमिकल चेंजेज का। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेज के बारे में। केमिकल चेंजेज का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन से हुआ। अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखें तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखा जाए। बस शर्त यह है कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, 2NH3 का फॉर्मेशन करता है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया का मास निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे
ये नाइट्रोजन, इसके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं। नाइट्रोजन का 14 हो गया एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के 3 एटम का 3 हो गया, एक एटम का 1 होता है। तो 14 + 3 कितना हो गया 17, 17 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा। ये आपने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसका टोटल मास कितना है, 34 ग्राम है। अब अगर मैं रिएक्टेंट की तरफ बात करता हूँ तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के एक एटम का 14, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। और हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है, तो 3 × 6 एटम है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 ग्राम। ये देखिए इसका हो जाएगा 6 ग्राम। तो अगर हम लोग टोटल मास की बात करते हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 28 + 6 किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में आपने देखा कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए, ये H2 + Cl2 ये दोनों रिएक्ट करके 2HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, यानी कि 35.5 + 1 कितना हो गया 36.5 हो गया। 36.5 का जो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 73 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन के एक एटम का 35.5 होता है एटॉमिक मास, तो 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 71 ग्राम हो जाएगा। अगर इन दोनों को टोटल किया जाए तो 71 + 2 कितना हो जाएगा, 73 ग्राम हो जाएगा। इस रिएक्शन में भी आपने देखा कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और रिएक्शन देखें, ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे क्योंकि दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे थे एक दूसरे से। अब अगर एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैं बात करता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ये डिकम्पोज होगा, इसको हीट किया जाए तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस उससे क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये देखिए इधर 2 प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम लोग मास फाइंड आउट करते हैं तो कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, तो 40 + 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया बेटा, ये 56 ग्राम हो गया। अगर CO2 के एक मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास फाइंड आउट करें तो कितना होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम का 32 हो जाएगा। तो 12 + 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। अगर इन दोनों को टोटल किया जाए तो इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा बेटा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 16 × 3 48 हो गया। तो अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो इन तीनों को ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हो इस रिएक्शन में, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो कम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो बेटा, बस वो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो हमेशा आप देखोगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे मास की बात कर रहे हैं, दूसरे लॉ की बात कर रहे हैं, और ये सेकेंड लॉ क्या है, जरा इसके बारे में देखें कि ये सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब मैं आपको सेकेंड लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम लोग कह सकते हैं।
इस लॉ का मतलब अगर आप समझ जाओगे, इस वर्ड का मतलब समझ जाओगे, कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर चीज़ें फिक्स अमाउंट में पाई जाती है, कोई भी एलिमेंट फिक्स अमाउंट में पाया जाता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाया जाता है, सर्टेन प्रोपोर्शन में पाया जाता है, उसी से रिलेटेड ये लॉ है जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस लॉ को सबसे पहले किसने बताया था। मैं साइंटिस्ट का नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पांचों लॉ को अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया था, और कई बार क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम पर आ जाता है कि इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने बताया था, टोल्ड बाय, जिस साइंटिस्ट का नाम मैं बताने जा रहा हूं उनका नाम है जोसेफ लुइस प्राउस्ट। ये है, अगर आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं होता है तो J.L. प्राउस्ट भी कह सकते हैं या केवल प्राउस्ट भी कह सकते हैं। तो इस लॉ को सबसे पहले किसने बताया था, जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने बताया था, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ में कहा गया है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होगा, एक मोल का मतलब एक मॉलिक्यूल, क्या, एक मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट कंपोजिशन में होंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, एक कांस्टेंट अमाउंट में होंगे, चाहे वो सब्सटेंस नेचुरली पाया जाए या आर्टिफिशियली लैब में किसी मेथड से बनाया जाए, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब ये वाटर चाहे नेचुरल वाटर हो, यानी कि रेन वाटर, ठीक है ना, या कहीं का भी हो इसका सोर्स, नदी का पानी, नाले का पानी, झरने का पानी, समुद्र का पानी, कहीं का भी पानी हो, अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, चाहे इसी वाटर मॉलिक्यूल को आप लैब में किसी मेथड से बना दो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा, H2O। अब इस H2O के फॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अगर इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इसका मास 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन होगा ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1:8 का होगा हमेशा। तो ये पानी का सोर्स, कोई भी पानी हो बेटा, चाहे रेन वाटर हो, ये देखिए रेन वाटर हो, चाहे कुएं का पानी हो, वेल वाटर हो, चाहे रिवर का वाटर हो, ठीक है ना, चाहे लेक वाटर हो, झरने का पानी हो, लेक वाटर, चाहे समुद्र का पानी हो, सी वाटर हो, हमेशा आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो, ठीक है ना। या लैब में किसी मेथड से बना दिया जाए, जैसे ये H2 है और ये हाफ O2 है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से होगा, ये H2O बनाएगा, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:8 ही होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ CO2 मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का। अब ये CO2 के मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, आप देख लो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग देखें तो कार्बन का एक एटम, इसका एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 एटम, इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 3 जा 12,
और 4 8 जा 32, अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन CO2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं वो 3:8 के रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो ये CO2 कहीं का भी CO2 हो, चाहे एटमॉस्फेरिक CO2 हो या लैब में किसी मेथड से बनाया जाए कार्बन ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन से, या किसी कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से बने, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 का ही रेशियो होगा। जैसे मैं बात करता हूं, देखिएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनेगा। यहां पर भी देखोगे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। जैसे बेटा अगर मैं CaCO3 को डिकम्पोज करता हूं, ये देखिए, तो CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो इस CO2 मॉलिक्यूल में भी रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का कितना होगा, 3:8 होगा। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी जो CO2 है, इस CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। तो इस तरीके से ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। इस लॉ का की पॉइंट केवल क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का अगर 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट रेशियो में बाय मास प्रेजेंट होंगे। चाहे वो सब्सटेंस नेचुरली पाया जाए या आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाए या संसार के किसी भी कोने में पाया जाए। जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो इंडिया में पाया जा रहा है, वही वाटर मॉलिक्यूल अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में, नेपाल में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में पाया जा रहा है, और उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही आएगा। सेम चीज़ CO2 के साथ भी अप्लाई होगा। इस तरीके से ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थर्ड लॉ बताने जा रहा हूँ, और थर्ड लॉ क्या है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन थर्ड लॉ को बताने से पहले इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ लिमिटेशन हैं। लिमिटेशन मैं डिस्कस कर देता हूँ, कई बार लिमिटेशन आया हुआ है तो लिमिटेशन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मैं कुछ लिमिटेशन ड्रॉबैक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका पहला लिमिटेशन यह है बेटा कि ये लॉ कहता है कि सब्सटेंस प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि जो भी सब्सटेंस आप लेते हो, जो भी कंपाउंड लेते हो, ये प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसके साथ थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आ गई तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। लिमिटेशन को ही ड्रॉबैक कहते हैं। लिमिटेशन, ड्रॉबैक का मतलब कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, ठीक है ना। तो पहला लिमिटेशन आपको मैंने बता दिया। दूसरा लिमिटेशन यह है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका आइसोटोपिक फॉर्म नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर उस एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने क्या बोला कि आइसोटोपिक फॉर्म, ये देखिएगा, आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्रॉस मैंने लगाया मतलब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि H2O और यहां पर एक दूसरा H2O मॉलिक्यूल है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 16 है, और ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 18 है। अब अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखूँ तो 2:16 आएगा, और यहाँ पे 2:18 आता है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 2, ये 1:8 हो गया बेटा, और यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:9। तो आप देख रहे हो कि ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 आया है, जबकि यहाँ पे 1:9 आया है बेटा। देख रहे हो ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस लॉ को फॉलो तो नहीं कर रहा है। लॉ क्या कर रहा है कि अगर सेम मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आइसोटोपिक फॉर्म लिया। जैसे मैं अगर एक दूसरा एग्जाम्पल जो तो मेंशन करना चाहूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ,
ये देखिए ये CO2 हो गया और ये भी एक CO2 हो गया। यहाँ पे जो CO2 है इसमें कार्बन नॉर्मल वाला है 12 जिसका एटॉमिक मास है, और यहाँ पे जो CO2 है इसमें कार्बन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 14 है। ये है बेटा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 12:2 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बेटा तो 14:2 कितना होगा, 32 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 और ये कितना होगा 8। उस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे जिससे दोनों सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए होल नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो रेशियो आया कार्बन ऑक्सीजन का 3:8। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 2 से सिंप्लीफाई होगा, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 16, यानी कि 7:16 आया। आप देख रहे हो कि दोनों ही जगह CO2 मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों जगह CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो एक जगह 3:8 आया है, एक जगह 7:16 आया है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो डिफरेंट अलग अलग रेशियो आ रहा है एलिमेंट का, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आइसोटोपिक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आइसोटोपिक फॉर्म एलिमेंट का पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एक तीसरा भी लिमिटेशन है, और थर्ड लिमिटेशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड लिमिटेशन क्या है। थर्ड लिमिटेशन ये देखिए, पहला मैंने क्या बताया, सबस्टेंस प्योर फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म जो एलिमेंट का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा लिमिटेशन, जो ऑर्गेनिक आइसोमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक आइसोमर्स वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये आप देखो इस लॉ को डू नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करते हैं। क्यों फॉलो नहीं करते हैं? ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट का एक डेफिनिट रेशियो है, तो उस रेशियो में कोई दूसरा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा ये लॉ बोलता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक आइसोमर्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए ये C2H5OH है बेटा, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, इथेनॉल। और इसी तरीके का एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ CH3OCH3, ये क्या है, ईथर है। इसका आईयूपीएसी नेम एथेनॉल है और इसका आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सीमीथेन है। ये ईथर है और ये क्या है, एल्कोहल। देखिएगा ये एल्कोहल ग्रुप का है ये, और ये किस ग्रुप का है बेटा, ईथर। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। जब दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग अलग होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखते हैं कि क्या है, फॉलो करता है क्या, अलग अलग है क्या। यहाँ पे 2 कार्बन है तो देखिए बेटा मैंने C2 लिखा, 5 1 6 हाइड्रोजन है बेटा तो C2H6 लिखा, और 1 ऑक्सीजन है बेटा तो ये O लिखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन हो गया, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गया, और 1 ऑक्सीजन हो गया बेटा। अब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का देखते हैं तो कार्बन के एक एटम का 12 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 6 हो गया, और फिर इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये 16 हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 हो गया, 2 से सिंप्लीफाई करते हैं ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 8, यानी कि 12:3:8 आया। दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो दोनों कंपाउंड में सेम आ रहा है। तो ये यानी कि इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर अलग अलग ग्रुप के अलग अलग प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड हैं तो उनमें एलिमेंट का रेशियो कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। जबकि आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड इसको चिढ़ा रहा है इस लॉ को कि देखो हम लोग तो अलग अलग हैं, मैं एल्कोहल हूँ, ये ईथर है, दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है लेकिन हमारा रेशियो सेम है। तो जो ऑर्गेनिक आइसोमर्स हैं इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके 3 लिमिटेशन थे। अब मैं आपको नेक्स्ट लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, थर्ड लॉ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आइए थर्ड लॉ पढ़ते हैं बेटा, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मैं आपको थर्ड लॉ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? इस लॉ को दिया था जॉन डाल्टन। ये साइंटिस्ट हैं, ये तो वही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम वर्ड दिया था, और डाल्टन ने सबसे पहले अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था।
वही वाले पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इस लॉ को दिया था। अब ये देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बेटा, डेफिनेशन समझा रहा हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं वो आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनमें से कोई एक एलिमेंट जिसका मास कांस्टेंट होता है और दूसरा एलिमेंट जिसका मास वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल मास वाले एलिमेंट एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं बाय मास। बाय मास का मतलब क्या हुआ, जब मास के टर्म में लेंगे तब। और मास कैसे देखते हैं बेटा, जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वही सब्सटेंस का मास होता है। फिर से एक बार डेफिनेशन समझिए। इस लॉ में क्या कहा गया कि जब दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट, केवल दो ही एलिमेंट होना चाहिए बेटा, दो ही एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट जिसका मास कांस्टेंट होगा, दूसरा एलिमेंट जो वेरिएबल मास वाला होगा, वो एक दूसरे से कैसे पाए जाते हैं बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में पाए जाते हैं बाय मास। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब 1:2:3:4 इस तरीके का रेशियो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है H2O का, और इससे फॉर्मेशन होता है बेटा H2O2 का, ये वाटर और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों जगह है H2 दोनों जगह है का बेटा, दोनों जगह दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है ना। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया क्योंकि दो एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1, तो 2 का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का कांस्टेंट मास है, देख रहे हो आप, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है ना। और वेरिएबल मास किसका है, ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। तो अगर दोनों जगह ऑक्सीजन का मास कंपेयर करते हैं तो 16:32 अगर रेशियो लेंगे तो ये कैसा होगा, ये 1:2 का रेशियो आएगा। अब ये देखिए ये सिंपल होल नंबर के फॉर्म में है ना, आए समझ में। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो अगर हाइड्रोजन का देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो 2:2 दोनों जगह है, यानी कि देखिएगा 1:2 कितना हो गया, 1 हो गया। बात है समझ में। अगर यहाँ पर इसके साथ देखते हैं बेटा तो यहाँ पे 1:8 आएगा, इसके साथ देखते हैं तो 1:16 आएगा। आइए देखते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 कितना हो गया बेटा, 8, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कितना हो जाएगा, 1:2 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो सभी एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में पाए जाएंगे, यही ये लॉ कहता है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दो तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक जो कंपाउंड हुआ वो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, और दूसरा जो कंपाउंड हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, तो कार्बन का कांस्टेंट मास है, दोनों जगह सेम मास है बेटा। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का देखें तो ये 12:2 कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12:32 आ जाएगा। अब ये कार्बन का मास दोनों जगह कांस्टेंट है, वेरिएबल मास किसका है, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का अगर रेशियो लें तो 16:32, तो ये देखिएगा तो ये 1:2 कितना हो गया, 2, ये सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है ना बेटा, आया समझ में। अब अगर इसकी बात करते हैं तो 12:12 है, तो यहाँ पे अगर दोनों कार्बन की बात करते हैं तो ये भी एक दूसरे से
सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, बाई मास प्रेजेंट है, 1:1 के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो यहाँ भी कितना है 3:8 का रेशियो है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखिए 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3:4 का रेशियो यहाँ पर भी है बेटा। तो आप देखो हर जगह सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये लॉ क्या कहता है, मैं एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ आपको पूरा इसका डेफिनेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखिए दो बना रहा है ना, तो उनमें से एक एलिमेंट जिसका मास कांस्टेंट होगा, दूसरा एलिमेंट जिसका मास वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल मास वाले एलिमेंट एक दूसरे से यानी कि ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यही लॉ कहता है। और अगर आप हर जगह देखोगे बेटा, इनका आपस में देखोगे तो सिंपल होल नंबर है, इनका आपस में देखोगे तो सिंपल होल नंबर है, इनका आपस में देखो बेटा तो कैसा है बेटा, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यही लॉ है। इस तरीके से मैंने आपको थर्ड लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का बताया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। अब मैं आपको फोर्थ लॉ पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। फोर्थ लॉ ध्यान से समझिएगा। फोर्थ लॉ, अब मैं आपको फोर्थ लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। और ये फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम रिचर है। तो किसने दिया था, रिचटर साइंटिस्ट ने दिया था, रिचर बोला जाता है, टी साइलेंट है। तो इस लॉ को सबसे पहले रिचर ने दिया था। ये लॉ एक्चुअली में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक्सटेंडेड फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म है। डेवलप्ड फॉर्म क्यों बोलेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लिमिटेशन था केवल दो ही एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में दो से अधिक एलिमेंट, 3 4 5 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि हमारे 11th क्लास में नीट और जेईई एग्जाम में केवल 3 एलिमेंट पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये लॉ क्या कहता है, इस बात को समझें, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक एलिमेंट कार्बन है और ये कार्बन एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और यही कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना सकता है, ये CH4 बना सकता है, C2H6 बना सकता है, इथेन, प्रोपेन भी बना सकता है बेटा, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना सकता है, बेंजीन भी बना सकता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनना है। और ये जो C और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन, ये कंबाइन करेगा तो CO2 बना रहा है, या आप इसी को बोल दो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो मैंने ये माना कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से CH4 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, बोलो CO2 बन रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक नई बात कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से वाटर बन सकता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी बन सकता है। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो बेटा, दोनों में से कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। तो जैसे मैंने सिर्फ वाटर लिया। अब जरा समझिएगा, ये लॉ शुरू में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये लॉ क्या कहता है कि ऐसे हमको कंपाउंड लेना है जिसमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ CH4 लेता हूँ और यहाँ पर CO2 लेता हूँ, तो कार्बन एक एटम, कार्बन एक एटम, कार्बन कार्बन का मास कैसा है बेटा, बोलो कांस्टेंट मास है दोनों जगह। तो यहाँ पे कार्बन का आप 12 देखोगे, हाइड्रोजन का 4 देखोगे बेटा। यहाँ पे कार्बन का कितना देखोगे, 12 देखोगे, और ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, बोलो 32 होगा। तो ये 12 मास कांस्टेंट है कि नहीं बेटा, है ना। आए समझ में, दोनों जगह 12 12 है।
दोनों जगह कार्बन का मास कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल मास किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो अगर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास देखें तो हाइड्रोजन का मास 4 है, ऑक्सीजन का कितना है 32। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा 1:8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये लॉ क्या कहता है कि जब 3 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उनमें से कोई भी 2 कंपाउंड जिसमें से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होगा और दूसरे एलिमेंट का वेरिएबल मास होगा, तो दूसरे एलिमेंट का जो वेरिएबल मास है अगर इनका रेशियो देखा जाए तो इनका रेशियो या तो थर्ड वाले कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके रेशियो के इक्वल होगा या उनसे सिंपल होल नंबर के फॉर्म में पाया जाएगा। अब अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, जरा समझिएगा, ये वाटर है, वाटर की बात करता हूँ, ये H2O है, H2O में 2:2 कितना बेटा 16 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8 आया ना। तो ये जो 1:8 आया ये बिल्कुल वही है कि नहीं जो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो आया था। तो सेम एलिमेंट का रेशियो या तो सेम आ सकता है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो कैसे होगा बेटा बोलो, होल नंबर के फॉर्म में। जैसे अगर मैं यहाँ पे H2O2 लेता, तो अगर H2O2 लेता, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया H2O2 ले लिया। अब अगर H2O2 लिया तो यहाँ पे 2:2 कितना हो गया 32। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 कितना होगा 16। तो ये जो 1:8 है और 1:16 ये आपस में कैसे बेटा सिंपल होल नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है। सेम रेशियो नहीं है लेकिन सिंपल होल नंबर के फॉर्म में है ना, आया समझ में ना। तो यही लॉ करता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और समझाने जा रहा हूं, उस एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल और समझाने जा रहा हूं, ये देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए कि एक एलिमेंट सल्फर है, ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। और यही सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, कुछ भी बना सकता है। मान लीजिए कि मैंने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में कम्बिनेशन से एक तीसरा नया कंपाउंड बन रहा है। मैं H2O कह दूं या H2O2 कह दूं, कुछ भी कह सकता हूं, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं। अब अगर आप देखो तो H2SO2 दोनों ही कंपाउंड में सल्फर का मास कांस्टेंट है, एक एक सल्फर है। तो अब आइए देखते हैं इसमें। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये देखिए H2S, यहाँ पे सल्फर 32 और हाइड्रोजन 2 कर देता हूं। सल्फर का मैंने पहले ले लिया बेटा। और जैसे SO2 है तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया 32, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 32 हो गया। ये देखिए ये 32 मास कांस्टेंट है ना। वेरिएबल मास किसका आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो लें तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना है बेटा बोलो 32 है। यहाँ पर ये देखिए 32 है। तो अगर इन दोनों का लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1:16 आ जाएगा, 1:16 आ गया। अब यहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लिया जाए तो ये 2:16 है, यानी कि 1:8 हो गया बेटा। यानी कि आप देखो 1:8 और 1:16 ये दोनों एक दूसरे से सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, आए समझ में। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 4th लॉ पढ़ाया। अब मैं सबसे लास्ट वाला लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं गैलुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो आइए 5th लॉ पढ़ते हैं हम लोग। 5th लॉ, अब मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का 5th और लास्ट लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लॉ का नाम है गैलुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम गैलुशक है। गैलुशक साइंटिस्ट ने इस लॉ को सबसे पहले दिया था बेटा, गैलुशक ने दिया था। उन्हीं के ऑनर में, रिस्पेक्ट में
इसको गेल्शक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज कहते हैं। एक बात और देखिए, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज यानी कि गैस का वॉल्यूम से रिलेशन है, गैसेज सब्सटेंस के वॉल्यूम से रिलेशन है इस लॉ का। अब जरा समझिएगा, गेल्शक ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि ऐसे सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस नेचर वाले होते हैं, तो इनका आपस में अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाए, वॉल्यूम का रेशियो लिया जाए, तो वो सिंपल होल नंबर के फॉर्म में आता है हमेशा। ऐसा उन्होंने देखा। फिर से समझिए, गेल्शक ने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, ऐसे सभी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस नेचर वाले होते हैं, सारे के सारे, यानी कि कहा जाए कि पूरा का पूरा गैसेस रिएक्शन है, तो उनमें अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के टर्म में ये एक दूसरे से सिंपल होल नंबर के फॉर्म में पाए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये देखिए ये H2 हो गया, ये गैस है, ये Cl2 हो गया बेटा, ये भी गैस है, और यहाँ पर इनके आपस में रिएक्शन से 2HCl बन रहा है, ये भी गैस है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। अब अगर ये देखिए ये रिएक्टेंट है और ये क्या बेटा प्रोडक्ट है, अगर इनमें आपस में रेशियो देखा जाए तो ये देखो इसका 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल है मतलब 1 मोल है। ये देखिए इसका भी 1 मोल है बेटा, और इसका कितना है बेटा 2 मोल है। तो गैस सब्सटेंस का जितना मोल होता है उतना वॉल्यूम ही होता है। तो ये तो मैंने मोल के टर्म में आपको दिखाया, ये देखिए ये मोल के टर्म में मैंने आपको दिखाया, मोल के टर्म में। अगर इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं तो वॉल्यूम के टर्म में, और वॉल्यूम कैसे सीसी के टर्म में लेते हैं, मान लीजिए सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, तो ये क्या हो गया 1 सीसी, ये भी 1 सीसी, ये कितना हो गया 2 सीसी, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर इनका रेशियो हम लोग लेते हैं तो ये देखिए जो रिएक्टेंट है 1:1 के जो तब प्रोपोर्शन में है बाई वॉल्यूम, और अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, ये 2 है। ये जो डबल रेशियो मैंने लगाया है, डबल रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, बस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से सेपरेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो आप क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट आपस में सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम 1:1। देखिए बेटा 1:1, और ये फिर प्रोडक्ट भी कैसे बेटा 2 है, तो देखिए 2, तो 1:1:2 कह सकते हैं। समझ में आया ना। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखिए ये 2H2 ये गैस है, प्लस O2 ये भी क्या है, गैस है। इनके आपस में रिएक्शन से 2H2O ये वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर है, गैस है। तो ये देखिए बेटा ये गैस हो गया। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 मोल्स हैं, 1 मोल, यहाँ पर भी 2 मोल हैं, तो जितने मोल्स होते हैं गैस सब्सटेंस का उतना ही वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम मैं सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसका 2 सीसी हो गया, इसका 1 सीसी हो गया, इसका 2 सीसी हो गया। अब अगर हम लोग रेशियो देखें तो रिएक्टेंट का कितना है 2:1 का, ये देखिए बेटा 2:1 का, ये सिंपल होल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोडक्ट का कितना है 2 मोल है, तो ये भी 2 सीसी हुआ। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए डबल रेशियो दिखा देता हूँ, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है। देखिए वॉल्यूम का रेशियो कितना है बेटा 2:1:2 आया कि नहीं आया, आया समझ में ना। तो ऐसे किसी भी गैसेस रिएक्शन को देखा जाए, उनमें रिएक्टेंट का आपस में सिंपल होल नंबर के फॉर्म में, प्रोडक्ट का आपस में सिंपल होल नंबर के फॉर्म में, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ होता है सिंपल होल नंबर के फॉर्म में रेशियो पाया जाता है बाई वॉल्यूम। बेटा बाई वॉल्यूम याद रखिएगा, अभी तक हम लोग बाई मास लेते आए हैं पहले के चारों रूल्स में, यहाँ पे बाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 रूल पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किसी सब्सटेंस का मोलर मास कैसे निकाला जाता है, और ये भी चीज़ आप पढ़ चुके हो 9th-10th क्लास में, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मोलर मास को एक मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, बहुत छोटी बात है 11th लेवल पर,
क्योंकि ये चीज़ें 8th 9th 10th में सिखा दिया जाता है बेटा, 8th क्लास में ही बहुत जगहों पे सिखा देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ बेटा। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए आपको उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास। अब देखिएगा, इसकी यूनिट भी होती है। जैसे मैं अगर मोलर मास की यूनिट की बात करता हूँ तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा? AMU, या इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या ये बड़ा नाम है तो शॉर्ट में इसको U कहते हैं। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास ये कहते हैं, या इसी की यूनिट हम लोग बोल सकते हैं ग्राम पर मोल, ऐसे बोल सकते हैं, ग्राम पर मोल बोल सकते हैं। तो जनरली मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है यूनिफाइड मास या ग्राम पर मोल यूज किया जाता है, ये बहुत रेयर ही आपको देखने में मिलेगा। लेकिन AMU भी हम लोग लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मोलर मास फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटा। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर CO2 के मॉलिक्यूल का देखें तो यहाँ पे कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन कर दिया। कार्बन का एटॉमिक मास हमको याद करना होगा, है ना, पीरियोडिक टेबल से याद होना चाहिए। ये देखिए ये 12 हो गया, प्लस यहाँ पे जो था 2 इंटू 16 हो गया, तो 12 प्लस कितना हो गया बेटा? बोलो 32 हो गया। और 12 प्लस 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 44 ग्राम पर मोल या यूनिफाइड मास बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है मोलर मास Na2CO3 का निकालना है, ये सोडियम कार्बोनेट है बेटा। तो कैसे करेंगे? 2 इंटू Na प्लस कार्बन का एक एटम है तो केवल C कीजिए, या 1 इंटू C भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की 3 एटम है तो 3 इंटू O कर सकते हैं। तो 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो इसको अगर करेंगे तो 46 हो जाएगा, प्लस 12 हो गया, प्लस 48 हो गया बेटा। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 8 एंड 2 10, 10 और 6 कितना हो गया बेटा? बोलो 16। 4 एंड 1 कितना हो गया? 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, यानी कि 106 ग्राम पर मोल या यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं। इस तरीके से निकला। जैसे एक और हम देखें एग्जाम्पल मैं 4th लेने जा रहा हूँ। ये है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये चारों का फार्मूला C6H12O6 होता है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिएगा 6 इंटू C हो गया, प्लस 12 इंटू H हो गया, प्लस 6 इंटू O हो गया, तो 6 इंटू 12 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 16 हो गया बेटा। तो अगर इसको देखें तो ये 72 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा? 96 हो गया। अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 कितना होगा? 8, 8 और 2 कितना हो गया बेटा? 10, तो 0 इन हैंड 1, 9 1 10, 10 एंड 7 17, प्लस 1 कितना हो गया? 18, तो 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। जैसे एक और देख लेते हैं, ये सब बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, कई जगहों पे इनका एप्लीकेशंस आता है। जैसे एग्जाम्पल 5 अगर हम लोग देखें, हमको निकालना है C12H22O11। ये क्या है? ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, चीनी, शुगर मॉलिक्यूल बेटा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 12 इंटू C प्लस 22 इंटू H प्लस 11 इंटू O हो गया।
अब 12 इंटू यहाँ पे 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू कितना हो गया बेटा 16। इसको अगर देखें तो ये कितना हो गया 144, 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 टेन जा 160, हाँ तो ये 176 हो जाएगा। अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर कितना होगा 342 ग्राम पर मोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल का आपको मोलर मास याद रखने का बेटा 3-4 बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, हर जगह पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं। जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल 6। मान लीजिए कि हमको निकालना है CH3COOH का एसिटिक एसिड का। अब इस एसिटिक एसिड को हम कंडेंस फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे कंडेंस फॉर्म में, 1 कार्बन 2 कार्बन, सारे कार्बन C2 हो गया, 3 1 4 C2H4 2 ऑक्सीजन O2 हो गया। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे बेटा तो 2 कार्बन का कितना होगा, 1 कार्बन का 12, तक 2 कार्बन का कितना हो गया 24 प्लस हाइड्रोजन की 4 एटम का 4 प्लस 32। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो 60। आओ देख लेते हैं कितना 4 4 8 और 2 कितना हो गया 10, 3 2 5 1 6 60 सही है ग्राम पर मोल। ये ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 भी बता देता हूँ। मान लीजिए NH2CO NH2 है, ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का, किसका, यूरिया। अब यहाँ पे देखिए इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बेटा, पूरे मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को पास कर दिया। फिर देखिए बेटा 2 2 4 हाइड्रोजन है बेटा, तो ये N2H4 हो गया बेटा। फिर यहाँ पर C और O हो गया। अब N2H4CO हो गया। अगर N2 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। तो अगर इसको देखें तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना हो गया बेटा बोलो 20 हो गया। तो ये मैंने 0 किया। इन हैंड 2 1 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 4 और 2 कितना हो गया 60। तो इसका भी कितना आ गया, इसका भी 60 ग्राम पर मोल हो गया। ये देखिए बेटा 60 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से मोलर मास किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल का, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो बेटा, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। और मोलर मास निकालने का कोई भी कंपाउंड हो बेटा सबका सेम रूल्स है, ठीक है ना, आए समझ में। फिर मैं आपको नोट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया रहता है और पूछता है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो आइए इसको मैं नोट में डिस्कस करूँगा। नोट में 2 फार्मूले देखूँगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको टेम्परेचर कन्वर्जन के कुछ फार्मूले बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देगा और पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी, या कभी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया केल्विन में क्या होगा, या केल्विन में दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा क्या फार्मूला है बेटा। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग देखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए फार्मूला 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर दिया है वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी, प्लस 32 इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, है ना। एक एग्जांपल देख लें। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और ये वैल्यू कितनी होगी ऐसा पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 हो गया। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है बेटा बोलो 25 दिया है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस 32 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 25, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। तो ये देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस 32
तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये 7 हो गया और ये 7 यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये वैल्यू बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से कभी क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो कैसे करेंगे। केल्विन, देखिए डिग्री केल्विन नहीं लिखते बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं। केल्विन ही एक ऐसा है, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, फिजिक्स में आया है। केवल केल्विन के टर्म में टेम्परेचर ऐसा है जिसको डिग्री केल्विन में नहीं लिखते। अगर आप डिग्री लिख रहे हो तो गलत है, सिर्फ केल्विन लिखते हैं। तो केल्विन इक्वल टू होता है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में जितना टेम्परेचर है और प्लस 273.15। अब ये जो 273.15 है, 0.15 की वैल्यू 273 के सामने बहुत छोटी है, तो कभी कभी इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अपन लोग। इसको हम लोग 273 अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं, 273। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं इस पे जो था एग्जाम्पल की बात करूँ कि मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, केल्विन के टर्म में क्या होगा। आइए देखते हैं। केल्विन इक्वल टू कितना हो गया, 25 प्लस 273.15। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर केल्विन के टर्म में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हम लोग देखें तो ये 8 हो गया, 53729 हो गया, 298.15, या इसको हम लोग 298 केल्विन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसी तरीके से अगर केल्विन को हमको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273 इधर आ जाएगा, तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भूले बैठ के। तो इस तरीके से आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरा YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनको ज़रूरत है, और सब सीख सकें। ठीक है। ओके, थैंक यू।